गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। सोचिए एक इंसान जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है, लेकिन उसके घर के अंदर एक ऐसी खौफनाक राज छिपे थे जिन्हें जानकर पूरी दुनिया दहल गई थी। अमेरिका के इतिहास के सबसे कुख्यात सीरियल किलरों में से एक जेफरी डामर, जिसने 1978 से लेकर के 1991 के बीच कई लोगों की हत्या और वर्षों तक पुलिस के नजरों से बचता रहा। जब पुलिस उसके अपार्टमेंट में पहुंचती है, उन्हें एक ऐसा सबूत मिलता है जिसे अनुभवी जांचकर्ताओं तक को हिला करके रख दिया था। यह मामला सिर्फ हत्यारों का नहीं, बल्कि एक ऐसे अंधेरे भयावह आपराधिक दिमाग की कहानी है जिससे पूरे देश को सदमे में डाल दिया था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जेफरी डामर की पूरी कहानी, उसका बचपन, उसके अपराध, पुलिस जांच, गिरफ्तारी और वह सच जिसने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया था। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह कहानी किसी हॉलीवुड हॉरर फिल्म से भी ज्यादा डरावनी और हैवान कर देने वाली है। जेफरी डामर ने 1978 में ओहियो एक जगह है, उसमें अपनी पहली हत्या की। उसके बाद उसने 1987 तक दोबारा हत्या नहीं किया। उसके बाद के कई अपराधों में उसका तरीका यह था कि वह किसी भी व्यक्ति को बहला फुसला करके विस्कॉन्सिन में अपने अपार्टमेंट में ले जाता था, जहां उसे नशीली पदार्थ दे करके बेहोश करता था। उसके बाद उसके साथ सेक्स करता था और फिर उसकी हत्या कर देता था। उसकी कई बाद की हत्याओं में मृत शरीर के साथ सेक्स करते हुए चरित्र, मतलब कह सकते हैं आप, यौन कृत्य करता था उसके शरीर के साथ मरने के बाद। अंगों को खाना, मतलब इंसान के शरीर के अंग को वो खाता था और शरीर के हिस्सों, खासतौर पे कंकाल को भी सुरक्षित रखने जैसी बातें शामिल थी। 1991 में क्या हुआ कि उसने एक को मारने के लिए उसको अंदर में रखा, बट उसने जो पेय पदार्थ में नशीली दवाई मिलाकर के दिया था वो नहीं खाया और वो उसके अपार्टमेंट से भाग गया। भागने के बाद पुलिस के पास चला गया तो जेफरी डामर गिरफ्तार हो जाता है और एक मानसिक विकार, जिसको आप कह सकते हैं साइकोपैथिक डिसऑर्डर से पीड़ित बताया गया जेफरी डामर को। लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन अदालत में जो उसके कानूनी रूप से, मानसिक रूप से सक्षम माना गया और 1992 में उसे 16 हत्या यानी कि 15 विस्कॉन्सिन में किया था और एक ओहियो में हत्या किया था, यानी कि टोटल मिलाकर के 16 हत्याओं में उसे दोषी ठहराया गया और बिना पेरोल के 16 आजीवन कारावास मिले थे। तो हम जानते हैं जेफरी डामर के बारे में। जेफरी डामर का जन्म 21 मई 1960 को मिलवाकी विस्कॉन्सिन में हुआ था। वह लियोनी डामर और जॉयसी डामर के दो बेटों में से एक उसका बड़ा बेटा था। उसके पिता उस समय पर मार्क्विटी यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के छात्र थे और बाद में रिसर्च केमिस्ट बने। उसकी जो मां थी टेलीटाइप मशीन की टीचर थी। लियोनल जेपी डामर जो थे, जो उसके पापा हैं, जर्मनी के वेल्स मूल के थे, जबकि जॉयस डामर जो कि उसकी मां है वो नॉर्वेजियन और आयरिश मूल की थी। बचपन में डामर को माँ बाप का प्यार सही से नहीं मिला, क्योंकि उसकी जो माँ है हमेशा हाइपर टेंशन में रहती थी उसके पापा की जिंदगी को लेकर के। उसकी माँ हमेशा अपने हस्बैंड यानी कि जेफरी डामर के जो पिता हैं उससे बहस करती थी और पड़ोसियों से हमेशा झगड़ा करती थी। जब डामर पहली कक्षा में गया तो उसके जो पिता हैं पढ़ाई के कारण अक्सर घर से बाहर रहते थे, क्योंकि उसका जो बाप था जेफरी डामर का, वो भी कॉलेज में पढ़ाई ही कर रहा था। उसकी जो माँ थी जो बीमार रहती थी और हमेशा डिप्रेशन की शिकार में रहती थी, ज्यादातर समय बिस्तर पर ही बिताती थी उसकी माँ। एक बार उन्होंने इक्विनिल, एक दवा होता है, वो खा करके आत्महत्या करने का भी प्रयास किया था। माता पिता दोनों ही अपने बेटे को ज्यादा समय नहीं दे पाए, इसीलिए जेफरी डामर इस तरीके की हरकत बाद में करने लगा, क्योंकि वो मेंटली पूरा डिस्टर्ब हो गया था। ये डॉक्टर बताते हैं, बट हमें और आपको ये कहानी सुनने के बाद ऐसा आपको नहीं लगेगा। डामर ने बताया कि बचपन से ही उसके जो परिवार में अस्थिरता महसूस होती थी और माता पिता के बीच लगातार तनाव और झगड़े होते रहते थे। 4 साल की उम्र में जेफरी डामर को डबल हॉर्निया ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद वह काफी शांत रहने लगा था और स्कूल में भी वो चुपचाप और डरपोक के तरीके बैठा रहता था और उसे बच्चे जो थे, स्कूल के जो क्लासमेट थे उसके, जेफरी डामर को डरपोक बताते थे। अक्टूबर 1966 में जो उसका जो परिवार था डॉलीटाउन ओहियो चला गया। ओहियो में एक जगह है डॉलीटाउन, वहां चला गया। दिसंबर में जब उसके छोटे भाई का जन्म हुआ तो जेफरी डामर को उसका नाम रखने को बोला गया, तो जेफरी डामर ने अपने छोटे भाई का नाम डेविड रखा था। तो समझ सकते हैं आप जेफरी डामर फैमिली में किस तरीके से उसका रुआब था और किस तरीके से वो रहता था। उसी साल उसके पिता ने डिग्री पूरी की और पास के एक एक्रोन में एनालिटिकल केमिस्ट के रूप में काम करना शुरू कर दिया। कम उम्र में ही जेफरी डामर को मरे हुए जानवरों में दिलचस्पी आने लगी। वह रुचि तब शुरू हो गई जब उसने 4 साल की उम्र में अपने पिता को घर के नीचे से जानवर की हड्डी निकालते देखा। हड्डियों की आवाज उसे बहुत अजीब तरीके से आकर्षित करती थी। इस वजह से वो हड्डियों को इकट्ठा करने लगा और उस जगह को, मतलब रखने की प्रक्रिया को, वो
फीड लिस्ट कहा करता था। वह घर के आसपास हड्डियां ढूंढता था और जीवित जानवरों के शरीर को भी समझने की कोशिश करता था कि जानवर बने कैसे हैं, जानवर के हड्डी के ऊपर जो खाल होता है वो किस तरीके काम करता है और उसके शरीर में ये चीज होना क्यों जरूरी है। मतलब मई 1968 में परिवार बाथ टाउनशिप चला गया, वो भी एक जगह है ओहियो में, एक नए घर में रहने, मतलब भाड़े के किराए में रहने चले गए। जो घर था वो जंगल के बीचों बीच था, लगभग 1.5 एकड़ जमीन पर बना हुआ था। घर से थोड़ी दूर पर एक छोटी सी झोपड़ी भी थी जहां डामर ने बड़े कीड़े मकोड़े और छोटे जानवरों जैसे गिलहरी आदि के कंकाल इकट्ठा करने शुरू कर दिए थे। कुछ अवशेष वह फॉर्मल्डिहाइड के जार में सुरक्षित रखता था और कुछ अवशेष को वो फेंक देता था। 2 साल बाद एक दिन चिकन खाते समय उसके जो पिता थे वो अपने बाप से पूछता कि अगर चिकन की हड्डियों को ब्लीच में डाल दिया जाए तो क्या होगा। तो उसके पिता ने इसे वैज्ञानिक जिज्ञासा समझकर उसे हड्डियों को सुरक्षित रखने का तौर तरीका सिखाया, क्योंकि उसके जो पिताश्री थे वो केमिस्ट के जानकार थे, केमिकल के बारे में उन्हें अच्छे नॉलेज थे। इसके बाद जेफरी डामर ने इस तकनीकी का इस्तेमाल अपने संग्रह में करना शुरू कर दिया। जेफरी डामर सड़क पर जाता था, जब भी रोड पे जाता था तो सड़क पर मरे हुए जानवर को भी इकट्ठा करता था, उसको चीरता फाड़ता और झोपड़ी के पास दफना देता था। कभी कभी उनकी खोपड़ी को लकड़ी के क्रॉसबो पर रख देता था और दोस्तों को डराता भी था। उसके एक दोस्त के अनुसार जेफरी डामर यह जानना चाहता था कि जानवर कैसे बने होते हैं। 1975 में एक घटना में उसने एक मरे हुए कुत्ते का जो सिर होता है अलग कर दिया और उसके शरीर को पेड़ पर टांग दिया, जबकि खोपड़ी को अलग कर दिया। बाद में उसने मजाक के तौर पर अपने दोस्तों को यह दिखाया और कहा कि उसे यह ऐसा ही मिला था। इसी दौरान जब उसके पिता उसे हड्डियों को सुरक्षित रखने का तौर तरीका सिखा रहे थे, उसी टाइम पे जो उसकी मां थी इक्विनल, जिसको बोलते लैक्टेसेटिव, और नींद की गोलियों का सेवन बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से वह अपने बच्चे और पति से भावनात्मक रूप से और भी दूर चली गई। मतलब मेंटली पूरा का पूरा डिस्टर्ब कर लिया खुद को। जेफरी डामर को 1978 में रिवर्व हाई स्कूल के ईयरबुक में देखा गया, क्योंकि स्कूल में बहुत ही ज्यादा फेमस था, क्योंकि स्कूल के क्लास में वो हमेशा मजाक किया करता था। अपने हाई स्कूल के शुरुआती साल में ही उसने एक अलग स्काउट छात्र माना गया, क्योंकि बहुत अच्छा वो स्काउट करता था। 14 साल की उम्र तक उसने दिन के समय में ही बियर और कड़ी शराब पीना शुरू कर दिया था और अक्सर शराब को अपने स्कूल जैकेट में छिपा कर ले जाता था और बहुत शराब को मेडिसिन बुलाता था, और जो बहुत ही शराब पीता था और वो शराब को अपना खुद का मेडिसिन बुलाता था कि यह उसकी दवा है। हालांकि वह ज्यादा बात नहीं करता था किसी भी बच्चे से, लेकिन उसके शिक्षक उसे विनम्र और काफी बुद्धिमान मानते थे। फिर भी उसके अंक औसत ही रहते थे और वो पढ़ने लिखने में ज्यादा ध्यान नहीं देता था, इस वजह से उसके मार्क्स भी नहीं आते थे। वह टेनिस का अच्छा खिलाड़ी था जेफरी डामर, और कुछ समय के लिए स्कूल बैंड में भी शामिल रहा। जब वह 15 साल का हुआ तो उसे यह पता चला कि वह गे है। यस, जेफरी डामर एक गे था। 15 साल में उसका एक अन्य लड़कों के साथ छोटा सा रिश्ता भी रहा, मतलब गे प्यार। हालांकि उसके बीच शारीरिक संबंध नहीं बना पाया। बाद में जेफरी डामर खुद को कंट्रोल करने की तौर तरीके सीख लिया था। करीब 16 साल की उम्र में उसने एक जॉगिंग करने वाले व्यक्ति को बेहोश करने की कल्पना की, मतलब सोचा कि हम इसको बेहोश कर देंगे, फिर इसके साथ हम सेक्स वगैरह करेंगे। बेहोश करने के बाद जो उसे बहुत ज्यादा आकर्षक लगता था, वो इंसान उसको पसंद आ गया था ताकि वह उसके शरीर का उपयोग कर सके। एक बार वो बेसबॉल बैट लेकर झाड़ियों में छिप गया, उस व्यक्ति का इंतजार भी करने लगा, लेकिन उस दिन वह जॉगिंग करते हुए वहां से वो नहीं गुजरा, तो जेफरी डामर का यह भी प्लान कैंसिल हो गया। स्कूल में जो जेफरी डामर था वह एक क्लास क्लाउन के रूप में भी जाना जाता था, क्योंकि वो अक्सर अजीब अजीब मजाक किया करता था क्लास में। मैं आपको भी बताया हूं। इन हरकतों की वजह से उसे डूइंग ऑफ डैमर कहा जाने लगा क्लास में, जिसमें वह जानवरों जैसी आवाजें निकाला करता था। और जेफरी डामर कभी कभी शराब, सिगरेट या नशा करने के लिए एक्टिंग भी किया करता था, और वो एक्टिंग मिर्गी, जैसे बोलते हैं ना कि मिर्गी आ गया, पैरों पटकने लगता था और बेहोश होने का नाटक भी करता था। सेरेब्रल पाल्सी जैसी स्थिति का अभिनय करता था, जैसे कि मिर्गी आ गया, हाथ पे पटकने लगा, आंख ऐसे कर लिया, इस तरीके के हरकत करता था वो पैसे कमाने के लिए, ताकि वो शराब और सिगरेट पी सके। 1977 में वाशिंगटन डीसी की एक स्कूल यात्रा के दौरान जेफरी डामर ने अपने दोस्तों से यह शर्त लगाई थी कि वह व्हाइट हाउस का निजी दौरा करवा सकता है सभी दोस्तों को। सभी को शक था, लेकिन उसने सच में फोन किया और व्हाइट हाउस के अधिकारियों को मना लिया, जिसके बाद उसकी पूरी क्लास को अचानक व्हाइट हाउस का दौरा करने का मौका मिला, जिसमें उपराष्ट्रपति वाल्टर मंडेला का ऑफिस भी शामिल था। 1977 साल के अंत तक उसके जो माँ बाप थे एक दूसरे से तलाक लेने की सोच रहे थे, और 1978 की शुरुआत में उसके जो पिताश्री थे जेफरी डामर के, वो घर छोड़कर एक होटल में रहने लगते हैं। मई 1978 में जेफरी डामर ने हाई स्कूल से ग्रेजुएशन कर लिया। ग्रेजुएशन से कुछ हफ्ते पहले एक शिक्षक ने उसे स्कूल पार्किंग के पास बैठकर बियर पीते हुए देखा। जब टीचर जो थे उनके शिकायत करने की बात कही, तो जेफरी डामर ने यह बताया कि उसके घर में बहुत सारी समस्याएं चल रही है
और स्कूल काउंसलर को इसकी जानकारी है कि जेफरी डामर दारू पीता है। उसी साल वसंत ऋतु में उसकी मां कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर के बिना उसके पिता को बताए उसने छोटे भाई के साथ चिप्यूगा फॉल्स यानी कि विस्कॉन्सिन चली गई। उसी समय जेफरी डामर 18 साल का हो चुका था और घर में अकेला रहता था। उसके माता पिता की तलाक हो गई थी 24 जुलाई 1978 को अंतिम रूप से, जिसमें उसकी मां को छोटे बेटे की कस्टडी मिली और आर्थिक सहायता यानी कि एलिमनी भी मिली, और उसका बाप अलग होटल में रहता था और जेफरी डामर अपने घर में अकेले रहता था। उसके बाद जेफरी डामर अपनी पहली हत्या करता है स्वीडन हिक्स की। जेफरी डामर ने अपनी पहली हत्या 1978 में ग्रेजुएशन के 3 हफ्ते के बाद की। 18 जून को उसने स्टीवन हिक्स, जो कि मात्र 18 साल का था, उसको लिफ्ट दिया अपनी कार में, जो चिपवा लेक पार्क में एक रॉक कॉन्सर्ट था, वहां ले जाने के लिए उसको लिफ्ट देता है। डामर बोला कि चलो मेरे अपार्टमेंट में, चलो मेरे घर पे, हम तुमको बियर पिलाएंगे और साथ में हम लोग कुछ बातें करेंगे, जहां पे जेफरी डामर अकेला रहा करता था। तो जेफरी डामर के अनुसार सड़क किनारे खड़े हिक्स को देख करके उसके मन में सेक्स करने की भावनाएं जागी। तो हिक्स जो था वो लड़कियों के बारे में बात करने लगा, तो उसे समझ में आ गया यहाँ उसकी बात नहीं बनने वाली है। कुछ घंटों तक बातचीत करने के बाद उस दोनों ने शराब पिए और गाना सुनने के बाद जब हिक्स जाने की बात कही तो जेफरी डामर ने उसे 10 पाउंड यानी कि 4.5 किलो के डंबल से उस पर हमला कर दिया। पीछे से 2 बार वार किया। जब हिक्स बेहोश हो गया तो जेफरी डामर ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद जेफरी डामर ने हिक्स के कपड़े उतारे और उसके शरीर को फील किया छू करके। उसके बाद कुछ घंटे बाद उसके शव को घसीट करके बेसमेंट में ले गया। अगले दिन डामर ने बेसमेंट में शव के टुकड़े किए और बाद में अपने घर के पीछे कब्र में दफना दिया। कुछ हफ्ते के बाद उसने अवशेषों को फिर से निकाला और हड्डियों से मांस अलग किया। उसने मांस को एसिड में घोलकर उसे नष्ट किया और हड्डियों को तोड़ करके घर के पीछे वाले जंगल में फेंक दिया। ये थी उसकी पहली हत्या। स्टीवन हिक्स की हत्या के लगभग 6 हफ्ते के बाद जेफरी डामर के पिता और उसकी जो मंगेतर थी वाइफ को घर लौटे तो उन्होंने यह देखा कि जेफरी डामर वहां पे अकेला रह रहा था। उसी साल अगस्त में डामर ने ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, मतलब वो अब यूनिवर्सिटी में पढ़ने चला गया था जहां वो बिजनेस पढ़ना चाहता था। लेकिन जेफरी डामर विश्वविद्यालय में वो उसका पूरा समय जो था वो कंप्लीट नहीं कर पाया, जिसका मुख्य कारण उसका लगातार शराब का पीना था। उसने एंथ्रोपोलॉजी और क्लासिकल सिविलाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस जैसे विषयों में फेल ग्रेड हासिल किया, मतलब वो फेल हो गया और उसका टोटल 4% बना। इसी जब यूनिवर्सिटी में जब वो था तो एक बार उसके पिता जो है अचानक उससे मिलने उसके कमरे पर पहुंच गया तो उन्होंने यह देखा कि उसके होटल का पूरा कमरा जो था खाली शराब की बोतलों से भरा हुआ था। हालांकि उसके पिता ने अगले टर्म की फीस पहले ही भर दी थी, फिर भी डामर ने सिर्फ 3 महीने बाद ही यूनिवर्सिटी छोड़ दी। जनवरी 1979 में अपने पिता लियोन डामर के कहने पर जेफरी डामर ने यूनिवर्सिटी स्टेट ऑफ आर्मी में भर्ती लिया। फोर्ट सैम ह्यूस्टन में तैनाती के दौरान उसने कई बार नशे की हालत में होने के कारण फटकार मिली और उसे मार भी पड़ता था। एक बार आदेश न मानने की घटना के कारण उसके जो पूरे बटालियन थी यानी कि पलटन को सजा दिया गया, जिसके चलते उसके कुछ साथी न आर्मी के जो साथी थे पूरी तरीके से जेफरी डामर को पीटा भी था। 13 जुलाई 1979 को जेफरी डामर को वेस्ट जर्मनी के बम होल्डर में तैनात किया गया, जहां उन्हें 2nd बटालियन 68 आर्म्ड रेजिमेंट और 8th इन्फेंट्री डिवीजन में कॉम्बैट मेडिक के रूप में उसे काम करने का मौका मिला था। रिपोर्ट के अनुसार सेवा के पहले साल में वह एक औसत थोड़ा बेहतर सैनिक माना जाता था, लेकिन शराब की लत के कारण उसकी जो वर्किंग पावर थी धीरे धीरे गिरती चली गई और मार्च 1981 में उसे सैन्य सेवा के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया और बाद में सेना से छुट्टी दे दी गई। उसे सम्मानजनक छुट्टी मिली। सम्मानजनक छुट्टी का मतलब होता है कि उसे पैसा दिया गया और बोला गया कि आप जाइए घूमने, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। 24 मार्च 1981 को जेफरी डामर को डीब्रीफिंग के लिए फोर्ट जैक्सन साउथ कैलिफोर्निया भेजा गया और उसे देश में कहीं भी यात्रा करने के लिए एक हवाई टिकट दिया गया। बाद में जेफरी डामर ने पुलिस को यह बताया कि वह अपने पिता का सामना करने के लिए वो घर नहीं लौटना चाहता था, इसीलिए उसने मियामी बीच फ्लोरिडा जाने का फैसला किया। एक तो इसलिए कि वहां से ठंड से वो थक चुका था और दूसरा इसलिए कि वह अपने दम पर जीने की कोशिश करना चाह रहा था। जेफरी डामर ये सोचा कि हम तो अब यूनिवर्सिटी से भी निकल गए हैं और पापा के कहने पे वो आर्मी स्कूल में भर्ती भी लिया था और वहां भी वो शराब पीने लगा, तो वहां से भी उसको कुछ पैसे दिए वहां पे और उसको एक प्लेन के टिकट दिया और बोला कि आप यहाँ से जाइए। वहां पे वो ठंड से थक चुका था और दूसरा इसलिए कि वह अपने दम पर जिंदगी जीने की कोशिश करना चाहता था। फ्लोरिडा में डामर को एक डेलिकेट्स यानी कि सैंडविच की दुकान में नौकरी मिल गई और उसने पास के मोटर में किराए पे कमरा लिया और अपनी कमाई से ज्यादातर हिस्सा वो शराब पर खर्च कर देता था और जल्द ही किराया न देने के कारण उसे मोटल से निकाल दिया गया। इसके बाद वह शाम के समय समुद्र के तट पर समय बिताने लगा, जबकि दिन में सैंडविच की दुकान पर वह काम करता था। अंत में यह हुआ कि उसी साल सितंबर में उसने अपने पिता को फोन किया और ओहियो वापस आने की अनुमति मांगी, मतलब पापा को रिक्वेस्ट किया कि अब मुझे ये शहर में नहीं रहना है, अब मैं घर पे आना चाहता हूँ। तो जेफरी डामर के ओहियो लौटने के बाद वह शुरुआत में अपने पिता और सौतेली माँ के साथ रहने लगा। उसने खुद को व्यस्त रखने के लिए घर के कई काम काजों में जिम्मेदारी ली, जबकि वह नौकरी की भी
तलाश कर रहा था। पहले की तरह ही बहुत ज्यादा शराब पीता था और लौटने के सिर्फ 2 हफ्ते के बाद ही शराब पीकर अव्यवस्थित व्यवहार करने लगा। अजीब तरीके से मोहल्ले वाले के साथ वो व्यवहार करता था। इसकी वजह से उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और $60 का जुर्माना लगाया गया और 10 दिन के लिए जेल की सजा सुनाई गई। उसके जो पिता है लियोनी डामर ने उसे शराब छोड़ने के लिए समझाने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। और दिसंबर 1981 में उन्होंने और उसकी दूसरी पत्नी ने उसे उसकी दादी यानी कि कैथलीन डामर के पास रहने के लिए भेज दिया, जो वेस्ट अराइस विस्कॉन्सिन में रहती थी। वो परिवार की एकमात्र ऐसी सदस्य जिससे डामर प्यार से और अच्छे से बात किया करता था। और जब दादी के साथ जेफरी डामर रहने लगा तो वो शराब छोड़ने की भी बात कही कि हम शराब छोड़ देंगे, और वहां पे शराब थोड़ी सी कम कर दी और जिम्मेदारी से काम करने लगा। शुरुआत में दादी के साथ उसका रहन सहन काफी अच्छा रहा। उनके साथ चर्च जाता और घर के काम काज करता था, नौकरी की तलाश करता था और घर के अधिकांश नियमों का पालन करता था। हालांकि उसने शराब पीना और धूम्रपान करना जारी रखा। 1982 की शुरुआत में मिलवाकू ब्लड प्लाज्मा सेंटर में फिलबोडोमिस्ट यानी कि खून का सैंपल लाने वाला के रूप में उसको नौकरी मिल गई। उसने यह काम लगभग 10 महीने तक किया, लेकिन बाद में उसे नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद जेफरी डामर 2 साल से अधिक समय तक बेरोजगार रहा और उस दौरान 2 साल तक अपनी दादी के दिए हुए पैसों पर निर्भर रहा। जनवरी 1985 में जेफरी डामर को मिलवाकू एम्ब्रोसिया चॉकलेट फैक्ट्री में मिक्सर के रूप में नौकरी लगी। वहां वो रात में 11 बजे से लेकर के रात सुबह के 7 बजे तक हफ्ते में 6 दिन काम करता था और शनिवार की शाम को छुट्टी रहती थी। इस दौरान उसने एक दुकान में एक मेन यानी कि पुरुष का मैन वीकिंग होता है जिसमें सेक्स करने का सारा व्यवस्था होता है, वो उस दिन वो गायब कर देता है। संभोग करने के इस्तेमाल से उसे गायब कर देता है और उसकी दादी को यह वस्तु वो जो मैनिक्विन होता है उसके साथ वो डेली रात में सेक्स करता, संभोग करता और फिर उसे अपनी दादी की अलमारी में छिपा देता था। जब उसकी दादी ने वो देख लिया तो दादी ने उसको बोला कि इसे तुम फेंक दो, तो डामर ने उसे फेंक दिया। 1985 के अंत तक जेफरी डामर नियति रूप से बाथ हाउस जाने लगा था, जिन्हें वो बाद में आराम देने वाली जगह बताने लगा। वहां होने वाली मुलाकातों के दौरान उसे अपने साथियों के हिलने डुलने की निराशा होती थी। जून 1986 में उसने अपनी साथियों को नींद की गोलियां देना शुरू कर दिया, जिन्हें वह शराब में मिलाकर देता था। इसके बाद वह उनके सो जाने का इंतजार करता था और फिर उनके साथ अनुचित हरकतें यानी कि सेक्स करता था। दवाइयों की लगातार आपूर्ति बनाए रखने के लिए डामर जो था डॉक्टरों से यह कहता था कि वह रात में काम करता है और उसे अपनी दिनचर्या के अनुसार ढलने के लिए इन गोलियों की जरूरत पड़ती है। लगभग 12 ऐसी घटनाओं के बाद बाथ हाउस के प्रबंधन ने, जो वहां का हेड इंचार्ज था, जिसके बाद उसने इस तरीके की गतिविधियां जारी रखने के लिए होटल के कमरों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बाथ हाउस की सदस्यता रद्द होने के कुछ ही समय बाद जेफरी डामर ने एक अखबार में 18 वर्षीय युवक यानी कि यंग लौंडे के आगामी अंतिम संस्कार के बारे में पढ़ा। उसके बाद जेफरी डामर के दिमाग में यह आया कि अब वो जिंदा इंसान को नहीं मारेगा, अब वो मरे हुए जो रिसेंट आज 1 से 2 या 1 हफ्ते के अंदर में जो मुर्दा दफनाया जाता है उसको कब्र से निकालेगा, घर लेकर के आएगा, फिर उसके साथ वो हरकतें करेगा। तो जेफरी डामर के अनुसार उसने ताबूत को जमीन से निकालने की कोशिश की, लेकिन मिट्टी बहुत सख्त होने के कारण वह सफल नहीं हो पाया और सोचा कि उससे तो ताबूत निकल नहीं रहा था, तो बोला कि ताबूत वाला योजना कैंसिल करते हैं। फिर वो ताबूत वाला योजना कैंसिल कर दिया। फिर 8 सितंबर 1986 को डामर को एक जगह पे वो पैंट पैंट उतार दिया और वहां पे गंदी हरकतें करने लगा, जिस वजह से 12 साल का जो बच्चा था वो पुलिस को बुला लेता है, जिसके बाद उसको सजा मिलती है और जेफरी डामर को जेल में ले जाया जाता है। उसके बाद जेफरी डामर एम्बेसडर होटल में रहने लगता है। 20 नवंबर 1987 को जेफरी डामर, जो उस समय अपनी दादी के साथ रह रहा था, एक बार में स्टीवन ट्यूमो नाम के 25 वर्षीय व्यक्ति से मिलता है। किससे? स्टीवन ट्यूमो नामक व्यक्ति से मिलता है जो मात्र 25 साल का था और उसे एम्बेसडर होटल मिलवाकू में अपने साथ चलने के लिए मना लेता है, जहां जेफरी डामर ने उस रात के लिए एक कमरा किराए पर लिया था। डामर के अनुसार इसका इरादा उसे मारने का नहीं था, बल्कि सिर्फ उसे नशीली पदार्थ दे करके उसके पास लेटना और उसके शरीर को छूना था। लेकिन अगली सुबह जब डामर की नींद खुलती है तो उसने पाया कि टुआमी बिस्तर पर उसके नीचे पड़ा हुआ है और उसकी छाती बुरी तरीके से कुचली हुई थी, शरीर पर चोटों के निशान थे, उसके मुंह के कोने से खून निकल रहा था और डामर के हाथों तक एक बाजू पर भी गंभीर चोट लगे हुए थे। मतलब दोनों इतना नशा कर लेते हैं कि दोनों को पता ही नहीं था कि हुआ क्या है, किसने किसको मारा ये भी पता नहीं था। बाद में डामर ने कहा कि उसे इस हत्या के बारे में कोई याद नहीं है और वह खुद इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि रात में ऐसा उसके साथ क्या हुआ था। तो जेफरी डामर ने एक बड़ा सूटकेस खरीदता है जिसमें उसने स्टीवन ट्यूमो के जो लाश होता है उसे रखता है और अपने दादी के घर पहुंचा देता है। 1 हफ्ते के बाद उस स्टीवन ट्यूमो का जो लाश होता है उसके हिस्से को अलग करता है, मतलब पार्ट बाय पार्ट करता है और शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है ताकि उसे संभालना आसान हो सके। उसने इस टुकड़े को प्लास्टिक के कचरे के बैग में रख देता है और हड्डियों को एक चादर में लपेट करके उसे हथौड़ों से तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग जेफरी डामर को 2 घंटे का टाइम लगता है। इसके बाद
उसने सिर को यानी कि जो माथा होता, माथे को छोड़कर बाकी सारी अवशेषों को कूड़ेदान में फेंक देता है। टोमी की हत्या के बाद लगभग 2 हफ्ते तक जेफरी डामर ने उसका जो माथा था, उसका सिर एक कंबल में लपेटकर अपने पास रखा। बाद में उसने सिर को केमिकल जैसे क्लीनिंग डिटर्जेंट और ब्लीच के मिश्रण में उबाल करके खोपड़ी को सुरक्षित रहने की कोशिश की, लेकिन इस प्रक्रिया में खोपड़ी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई। अंत में जो खोपड़ी बच गया था उसको पीस करके फेंक दिया। जेफरी डामर के अनुसार स्टीवन ट्यूमो की हत्या उसके जीवन में एक अहम मोड़ थी, जिसके बाद उसने अपने भीतर की प्रवृत्तियों को नियंत्रण करने की कोशिश करना लगभग छोड़ दिया था। इसके बाद वह सक्रिय रूप से तलाश करने लगा, जिसमें से अधिकतर उसे बार यानी कि बियर बार के पास आसपास मिलते थे, और जो मतलब वो उसी को टारगेट करता था जो जीवन में अकेला था, जिसका कोई नहीं था, और वो हो सके वो गे था, उसी को जेफरी डामर टारगेट करता था। आमतौर पे उन्हें अपनी दादी के घर ले जाता और उन्हें नशीली दवाएं देता, नशीली दवाएं जैसे एमाजेपाम दे करके बेहोश करता था। जब पीड़ित बेहोश हो जाता था तो उसकी हत्या कर देता था। टोमी की हत्या के लगभग 2 महीने बाद डामर की मुलाकात 14 वर्षीय युवक जेम्स डॉक्स्टेटर से होती है। डामर ने उसे $50 देने के लालच दे करके अपनी दादी के घर बुलाता है, यह कहकर कि वह उसकी नंगी तस्वीर खींचेगा। इसके बाद उसने उसे नशीली पदार्थ दिया और उसकी हत्या कर दी। डामर ने शव को 1 हफ्ते तक तहखाने यानी कि सेलर में रखा और बाद में उसी तरीके से उसके हिस्से अलग किए जैसे उसने पहले किया था। उसकी खोपड़ी को छोड़कर बाकी सारी अवशेषों को कूड़े में फेंक दिया। खोपड़ी को उसने उबालकर और ब्लीच में साफ किया, लेकिन यह प्रक्रिया उसे कमजोर बना देती, इसलिए कुछ समय बाद वो सारी की सारी बॉडी में जितने भी डिसमेंटल पार्ट थे सबको बाहर फेंक देता था। 24 मार्च 1988 को जेफरी डामर की मुलाकात 22 वर्षीय रिचार्ड गुआरो से एक बार में हुई। डामर ने उसे $50 देने के लालच देकर के अपनी दादी के घर रात में बुलाता है और फिर उसकी हत्या कर देता है और 24 घंटों के भीतर अवशेषों को कूड़ेदान में फेंक देता है। फिर से 2 अप्रैल को जेफरी डामर की मुलाकात 25 वर्षीय रोनाल्ड फ्लोरा से एक फोन बूथ के पास होती है। डामर ने उसे यह कहकर अपनी दादी के घर बुलाया कि वह उसकी गाड़ी की बैटरी चार्ज करने में मदद करेगा। वहां उसने उसे नशीली कॉफी दी। जब फ्लोवर्स बेहोश हो गया तो डामर ने उसे मारने का फैसला नहीं किया। कुछ घंटे बाद जब फ्लोवर्स अभी भी पूरी तरह होश में नहीं था तो डामर उसे बस स्टॉप पर ले जाकर के वहां छोड़ दिया। बाद में जो फ्लोवर्स था उसकी आंख अस्पताल में खुली, जहां उसके गले पर चोट के निशान थे और उसे पता चला कि उसने कपड़े भी उल्टे पहने हुए थे। सितंबर 1988 में जेफरी डामर की जो दादी थी कैथलीन डामर, उसने जेफरी डामर को यह कहा कि अब तुम मेरा घर छोड़ दो। इसका मुख्य कारण उसे अधिक शराब पीना, देर रात तक उसके घर पे मर्द आते थे और उसके साथ मतलब गंदी हरकतें करता था, किसी को मारता था, और बेसमेंट व गैराज से आने वाली बदबू थी, क्योंकि सारी लाश को वहीं पे काटता था तो वो बेसमेंट महकता भी बहुत ज्यादा था। इसके बाद डामर ने मिल बाकू में 808 नॉर्थ 24 स्ट्रीट पर एक बेडरूम अपार्टमेंट लिया और 25 सितंबर को वहां शिफ्ट हो गया। लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद ही उसे एक 13 वर्षीय यानी कि 13 साल के लड़के को बहलाकर अपने घर लाने और उसके साथ अनुचित हरकत करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। डामर के जो पिता थे लियोनी डामर ने अपने बेटे की पैरवी के लिए वकील गिरलांड बोयले को फिर से नियुक्त किया। तो इस तरीके की हरकतें जेफरी डामर अक्सर किया करता था। लेट्स गो टू टॉक अबाउट, अभी हम ये जानते हैं कि जेफरी डामर ने कितनों की हत्या की थी। लगभग वो 17 पीड़ित की हत्या की थी और सेम काम करता था। सबको घर पे बुलाता था, उसके माथे में ड्रिल करता था, फिर उस ड्रिल में फिर उस होल में इंजेक्शन दवा इंजेक्ट करता था, और जब इंसान बेहोश हो जाता था उसके साथ सेक्स करता था। वो उसके लाश को उलट पलट करके अपने शरीर पे रखता, कभी उसके ऊपर सोता था, इस तरीके की हरकत करता। बाद में उसके गर्दन को अलग करके अपने पास रखता था, फिर उसके माथे से फिर उसके खोपड़ी को संभालने के लिए और उसमें केमिकल डालता था, बॉडी की हड्डी को पीसता था, फिर फेंक देता था। इस तरीके की हरकत अक्सर डामर किया करता था। तो डामर सबसे पहले स्टीवन हिक्स को मारता है 1978 में, जो 18 साल का था। ये डामर का पहला शिकार था। उसके बाद स्टीव टूमियो को मारता है 1987 में। यह मामला एक होटल में हुआ था। डामर इस हत्या को स्वीकार किया था। उसके बाद जेम्स डैक्सटोटर को मारता है। उसके बाद रिचार्ड गुआरो को मारता है। उसके बाद एंटोनियो सियारा को मारता है 1989 में, जो मॉडल बनने का सपना देखता था। डामर ने उसे एक बियर बार में मुलाकात की। उसकी हत्या के बाद पुलिस को बाद में बहुत ज्यादा सबूत मिले। 1990 में जेफरी डामर ने जिसका मर्डर किया था उसको रेमंड स्मिथ, जो 32 साल का आदमी था, जो डामर के अपार्टमेंट में मारा पाया गया। यह पहला ज्ञात शिकार था जो पुलिस पकड़ी उसको इसके लाश के साथ। यह उसके अपराधों को बढ़ते क्रम का हिस्सा था। उसके बाद एडवर्ड स्मिथ को मारता है, जो डामर को जानने वाले थे। उसके बाद एस्टर्न मिलर को मारता है, जो डांस का स्टूडेंट था। डामर ने उसके शारीरिक बनावट की वजह से उसमें रुचि दिखाई और 1990 में उसकी हत्या कर दी। फिर उसके बाद डेविड थॉमस को मारता है। पैसे के बदले फोटो खिंचवाने के बहाने उसको बुलाता है और डामर ने बाद में कहा कि वह उसका टाइप नहीं था, फिर भी उसकी हत्या कर दी। 1991 में क्रिस्टी स्ट्रगलर की हत्या करता है, जो 17 साल का बच्चा था, जो बस स्टॉप के पास जेफरी डामर से मिला था। 1991 में उसकी भी हत्या कर दी। उसके बाद इरॉल लिंडेसी की हत्या करता है, 19 साल का लड़का था। टोनी ह्यूज को मारता है। सुनने और बोलने में जो
अक्षम था, मतलब जो ना बोल सकता था ना सुन सकता था, उसको जेफरी डामर ले जाता है अपने फ्लैट में और उसी तरीके की हरकत करके उसको भी 1991 में मार देता है। उसके बाद कोनार्क सिंथा सोमफोन, जो कि केवल 14 साल का बच्चा था, वह एक बियर बार में बच निकलने के करीब पहुंचा गया। जेफरी डामर के घर में तो गया बट फिर से भाग गया। फिर से जेफरी डामर उसको फुसला करके घर में लाया और फिर मार दिया। मैथ टर्नर शिकागो से आया था। डामर ने उससे बस स्टेशन के पास संपर्क किया था। उसके बाद डामर फिर से उसको अपने अपार्टमेंट ले गया और मार दिया। फिर जेरीमाइन वेन बर्गर को मारा उसने। उसके बाद ओलिवर लैसी को मारा जो 24 साल का था। उसके मामले में पुलिस को महत्वपूर्ण सबूत मिले हुए अंतिम पीड़ित में से एक था। उसके बाद जोसेफ ब्रैड होल्ट को मारा। डामर का अंतिम शिकार था ये। उसकी हत्या जुलाई 1991 में हुई थी। उसके कुछ ही दिन बाद जेफरी डामर गिरफ्तार हो गया और यह जितने भी मर्डर किया है सब के सब गे थे, मतलब छक्का था। जेफरी डामर की मृत्यु 28 नवंबर 1994 को जेल में हुई। वह कोलंबिया करेक्शनल इंस्टीट्यूट नामक जेल में अपनी सजा काट रहा था। उस दिन जेल में एक कार्य क्षेत्र में एक अन्य कैदी जिसका नाम क्रिस्टोफर स्क्रेवियर था, उस पर हमला कर दिया। हमले में डामर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। उस समय उसकी उम्र मात्र 34 वर्ष की थी। डामर को 1992 में 15 आजीवन कारावास की सजा मिली थी, लेकिन वह अपनी पूरी सजा नहीं काट सका क्योंकि गिरफ्तारी के लगभग 3 साल बाद ही जेल में उसकी मृत्यु हो जाती है। थैंक यू वेरी मच, डू सब्सक्राइब।